Assalamu alaikum. Good morning. Walaikum assalam and good morning to all of you. सारे स्टूडेंट हो रहे हैं मेरे पास। पहले तो ये बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? निम्रा, जेनिफर, समर और खान साहब भी। बेटा कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू। चलें 2 से 3 मिनट मैं वेट कर लेती हूँ, बाकी स्टूडेंट से कहें कि जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करें। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सारा हार्ट फेलियर हम पढ़ रहे थे, 2 से 3 मिनट वेट कर रही हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम मारिया एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम मलिका। चलें जी, एओर्टिक रिगर्जिटेशन जस्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, इसे हम दोबारा से एओर्टिक वाल्व जो हमारे हार्ट के डिफरेंट वाल्व्स हैं उनके वल्वुलर डिसऑर्डर, जो एक्वायर्ड वल्वुलर डिसऑर्डर्स है वो हम डिस्कस कर रहे थे। सो लास्ट जो वल्वुलर डिसऑर्डर था एओर्टिक रिगर्जिटेशन हमने स्टार्ट किया था। Aortic regurgitation क्या है? Aortic regurgitation is basically the flow of blood back into the left ventricle from the aorta during diastole. हम सबको पता है कि जब जो वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एओर्टा के अंदर जाता है। अगर जैसे ही वो रिलैक्स करता है यानी डायस्टोल कंडीशन में आता है तो जो एओर्टिक वॉल्व है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो एओर्टा में ब्लड गया था वो फ्लो बैक करके वेंट्रिकल के अंदर नहीं आता। बट अगर ये ब्लड फ्लो बैक करके वेंट्रिकल के अंदर आ जाए एट द टाइम ऑफ डायस्टोल, that situation is called aortic regurgitation. It may be caused by inflammatory lesions that deform the leaflets of the aortic valve, preventing them from completely closing the aortic valve orifice. This valvular defect also may result from endocarditis, congenital abnormalities, diseases such as syphilis, dissecting aneurysm that causes dilatation or tearing of the ascending aorta, or deterioration of an aortic valve replacement.
पैथोफिजियोलॉजी देखें एओर्टिक रिगर्जिटेशन की, तो सिंपली जब एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगा, जाहिर है जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड वापस आना शुरू हो गया है, जिस ब्लड को एओर्टा में चले जाना था। सो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का जैसे ही वॉल्यूम बढ़ना शुरू होगा, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ भी पढ़ाया मैंने, कि जब उसके अंदर हमारा हार्ट जो है कंपनसेट करना शुरू करेगा, जो अपना मास है उसको बढ़ाना शुरू करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यानी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को अपने अंदर वो एक्यूमुलेट कर सके, अपनी वॉल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेगा। सो लेफ्ट वेंट्रिकल का मास इंक्रीज करेगा, दैट में लीड टूवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। क्यों? क्योंकि एक हद तक तो वो अपनी वॉल्स को थिकन करेगा, लेकिन जब वो वॉल्स बहुत ज़्यादा थिकन हो जाएंगी तो फिर उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। दैट इज बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन होगा तो इट में लीड टूवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। इसके अलावा जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, इसका एक और इफेक्ट जो आ रहा है बेटा, जाहिर है जब वो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड वापस आता जा रहा है, वहीं से तो जो है ब्लड ने निकलना होता है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम जनरेट होता है। सो जब एक वॉल्यूम ऑलरेडी अमाउंट में जो है एक ब्लड का जो वॉल्यूम है जो वेंट्रिकल के अंदर मौजूद है, और प्लस एओर्टा से भी वापस रिगर्जिटेट करके ब्लड आ रहा है, सो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा बेटा। और जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन द आगे जो भी फर्दर आर्टरीज है उनके अंदर, विच में लीड टूवर्ड्स मायोकार्डियल इस्कीमिया। ये आपको पहले बता चुके हैं कि जब वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर रेज्ड होता है तो उसकी वजह से जो एथेरोस्क्लेरोसिस है और जो वेसल्स में दूसरी स्क्लेरोटिक चेंजेस आना शुरू होती है, जिसकी वजह से स्कीमिया हो सकता है। इसी तरह से मायोकार्डियम जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनका प्रेशर बढ़ेगा और उनके अंदर ये सारी चेंजेस आएंगी, तो इट में लीड टू मायोकार्डियल इस्कीमिया। एंड मायोकार्डियल इस्कीमिया अगर टाइमली हम डायग्नोज नहीं करेंगे और ट्रीट नहीं करेंगे तो इट में लीड्स टूवर्ड्स द हार्ट फेलियर। इसके अलावा एओर्टिक रिगर्जिटेशन में जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो मीनवाइल जो डायस्टोलिक यानी जो रिलैक्सिंग कंडीशन होती है वेसल्स की, जाहिर है उनके अंदर तो ब्लड जा ही नहीं रहा ना, इस वजह से, क्योंकि वो एओर्टा में वापस आता जा रहा है। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो की जो सिचुएशन है वो ब्लड ड्रॉप करना शुरू कर देगा, और इट जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा तो अल्टीमेटली ब्लड का जैसे वॉल्यूम या प्रेशर कम होता है, ये रीजन आपको पहले कॉजेज में पढ़ा चुकी हूँ कि इसकी वजह से जो है इस्कीमिया हो जाता है, और इस्कीमिया होगा तो इट में लीड टूवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, या सिंपली आप कह दें हार्ट फेलियर। सो ये आपको पूरा जो एक समझाने का मकसद ये है कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन एक जो सिचुएशन है उसकी वजह से हार्ट के ऊपर 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स, यानी ये बातें अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारी जिस तरह से बॉडी के तमाम सिस्टम्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, इसी तरह से जो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन में प्रॉब्लम होता है तो उसके 2 या 3 मैकेनिज्म जो है वो एट अ टाइम स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। साइन सिम्टम ऐसे पेशेंट्स की बेटा एसिम्टोमेटिक रह सकते हैं पेशेंट फॉर मेनी ईयर्स, और बाकी जो आपको पहले बता दिया कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर डेवलप होगा तो उसकी वजह से जो है डिस्निया और थोपनिया और फटीग हो सकती है पेशेंट को, कोलैप्सिंग पल्स हो सकती है, वाइड पल्स प्रेशर हो सकता है, लेटरली डिस्प्लेस्ड एपेक्स बीट हो सकती है, और जो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर साउंड, एक जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड है मर्मर, वो आपको सुनने को मिल सकती है एट द लेफ्ट स्टर्नल एज फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, और ये लाउडर होती है विद पेशेंट सिटिंग फॉरवर्ड। अगर वो सांस लेते हुए एक चंद लम्हे के लिए एक्सपायर करने के बाद अगर सांस को होल्ड करे तो आप इवन वो इतनी लाउड होती है कि पेशेंट अगर बैठा हुआ है आपके पास तो आप उसको सुन सकते हैं। ओके जी, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग इसका वही सबसे पहले तो कि एक डायस्टोलिक मर्मर आपको सुनाई देता है जो कि बहुत हाई पिच्ड होता है, ब्लोइंग साउंड होती है एट द थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। जो पल्स प्रेशर है दैट इज कंसीडर्ड वाइडन इन पेशेंट विद एओर्टिक रिगर्जिटेशन। पल्स प्रेशर आप सबको पता होना चाहिए कि ये सिंपल डिफरेंस होता है बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, और आपको पहले बता दिया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में जाहिर है पल्स प्रेशर तो आपको मिलेगा ना, क्योंकि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। और एओर्टिक रिगर्जिटेशन की वजह से अभी मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में समझाया कि सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और डायस्टोलिक बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इसी वजह से आपको इन दोनों के दरमियान एक वाइड डिफरेंस नजर आता है। वन कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ द डिजीज is the water hammer pulse, in which the pulse strikes the palpating finger with a quick, sharp stroke and then suddenly collapse.
Diagnosis may be confirmed by echo, radionuclide imaging, ECG, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI करवाना पड़ सकता है, या फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू हम चीज़ों को डायग्नोज कर लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट इसकी बेटे बिफोर द पेशेंट अंडर गोज इन्वेसिव और डेंटल, कोई भी किसी ये बातें बार बार आपको एंडोकार्डाइटिस जब पढ़ाया, मायोकार्डाइटिस उस टाइम भी ये चीज़ें समझाई, और जो वल्वुलर डिसऑर्डर्स है इनमें भी ये चीज़ें आपको बार बार समझा रही हूँ कि बेसिकली ज़ाहिर एंडोकार्डियम जो होते हैं हमारी, उसने हमारी जो वॉल्व्स होते हैं उनको बेसिकली जो है वो इन लाइन किया होता है, बिल्कुल इंटरनल आपको पता है लेयर है। अगर वो हो जाएगा पेशेंट को, ज़ाहिर एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को वल्वुलर प्रॉब्लम डिसऑर्डर हो सकते हैं। और जब एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा तो वो सिचुएशन होती है बेटे ये कि इन चीज़ों हमें पहले एंडोकार्डाइटिस से भी बचना है, उसके लिए ये बातें बार बार समझाई गई हैं। कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें चांसेस हो कि हमारे पेशेंट को किसी भी किस्म का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी फॉरेन बॉडी है, वो हमारी जो है बॉडी के अंदर एंटर हो सकती है, हमें इन्फेक्टेड कर सकती है, तो उसके लिए हम प्रोफाइलैक्सिक जो मेजर्स हैं वो ज़रूर करते हैं। सो किसी भी प्रोसीजर, इन्वेसिव प्रोसीजर में जाने से पहले, डेंटल प्रोसीजर में जाने से पहले आप एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिकली ज़रूर अपने पेशेंट को देते हैं। हार्ट फेलियर एंड डिसइथमिया आर ट्रीटेड अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट को डेवलप हो जाते हैं तो। बाकी aortic valvuloplasty and valve replacement is the treatment of choice, preferably performed before left ventricular failure. Surgery is recommended for any patient with left ventricular hypertrophy regardless of the presence or absence of the symptoms. एओर्टिक स्टेनोसिस आ जाता है उसके बाद। एओर्टिक स्टेनोसिस नाम से समझ आ रहा है, स्टेनोसिस मतलब उसकी नैरोइंग हो जाना। सो एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस इज बेसिकली नैरोइंग ऑफ द ओरिफिस बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा। अब वो जो रिगर्जिटेशन हो रही थी स्टेनोसिस में, ये होगा कि एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल है वो इतना ज़्यादा स्टेनोस हो जाएगा, उसकी ओरिफिस बहुत ज़्यादा बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ओरिफिस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इन एडल्ट द स्टेनोसिस may involve congenital leaflet malformation or an abnormal number of leaflets such as 1 or 2 rather than 3। ठीक है, और इट में रिजल्ट फ्रॉम रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस और कस्प कैल्सिफिकेशन ऑफ अननोन कॉज, ये सारे इसके कॉजेज हैं। द लीफलेट्स ऑफ द एओर्टिक वेल्व में फ्यूज, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ भी सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी अगर इनकी देखें तो एओर्टिक स्टेनोसिस है, ठीक है। होता क्या है कि प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द एओर्टिक वेल्व, वो जो ज़ाहिर है उसके लीफलेट, आपको रीजंस मैंने बताया। स्टेनोसिस होने का मतलब यही होता है कि वो जो एक एरिया है ब्लड के फ्लो के लिए मिला हुआ था वो कम हो गया है, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो गया है इन द एरिया ऑफ द एओर्टिक वाल्व विच लीड टूवर्ड डिक्रीज एंटीग्रेड वेलोसिटी व्हेन एओर्टिक एरिया डिक्रीजेस एट लीस्ट बाय हाफ। अगर ये जो एओर्टिक वाल्व का ज़ाहिर प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता है, अगर ये बहुत ज़्यादा तकरीबन जो ओरिफिस था उसकी तकरीबन हाफ के ऊपर अगर एटलीस्ट पहुंच जाता है तो अल्टीमेटली उसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है ना। सो ब्लड की जो वेलोसिटी है, ब्लड की जो मूवमेंट है, वेलोसिटी यानी एंटीग्रेड वेलोसिटी, वो भी तो ज़ाहिर है डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि अब उसके पास चांस ही नहीं है ब्लड फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ होगी कि आपका हार्ट जो है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेनोसिस से उससे ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को जो है ऊपर की तरफ फेंकना पड़ेगा, तो फिर से वही आपकी जो हार्ट है वो इस सिचुएशन के साथ अडेप्ट करने के लिए ज़्यादा काम करना शुरू करेगा। ज़्यादा काम करना शुरू करेगा तो उसको हाइपरट्रॉफी हो सकती है। अब हाइपरट्रॉफी होने की वजह से बेटे जो अर्ली चेंजेस हैं उस पर डायस्टोलिक डिसफंक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर है जो जिस टाइम वो डायलेट कर रहा है एक वो स्टेनोसिस वहाँ पर मौजूद है। सो डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी आ सकते हैं अर्ली चेंजेस में। डिक्रीज्ड कंप्लाइंस, इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर, अनचेंज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, जो अर्ली चेंजेस हैं उसमें यही है कि बेटा आगे ज़ाहिर है जो स्टेनोसिस हुआ हुआ है, जो एओर्टा है उसके अंदर स्टेनोसिस हुआ हुआ है, ब्लड जा नहीं सकेगा उसके अंदर, तो सारी अमाउंट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, वही सिचुएशन है कि वेंट्रिकल के अंदर ही रह जाएगा, और वेंट्रिकल के अंदर रहने की वजह से जो फर्दर पूरी बॉडी से ज़ाहिर है ब्लड आ रहा है, फिर वहाँ से लंग्स में जा रहा है, लंग्स से फिर आप जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर, एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, तो वो अल्टीमेटली वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना। और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से यूजुअली स्टार्ट में, तो ये मैं अर्ली चेंजेस आपको बता रही हूँ, स्टार्ट में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो नॉर्मल ही रहता है। क्यों? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है
और लेफ़्ट वेंट्रिकल थोड़ा फ़ोर्स से फिर यानी फ़ोर्सफुली जो है वो क्योंकि उसका प्रेशर भी बढ़ गया है, वॉल्यूम भी बढ़ गया है, तो वो फ़ोर्सफुली ब्लड निकालना शुरू करता है। तो स्टार्टिंग में तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल ही मिलेगा और ये चीज़ के इंक्रीज़ लेफ़्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर इसलिए कि उसके अंदर अपनी जो एक कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वॉल्यूम उसके अंदर आ रहा है, तो अल्टीमेटली उसको ज़्यादा देर तक डायलेट रहना पड़ रहा है, इसलिए डायस्टोलिक डिस्फंक्शन भी आते हैं और डायस्टोलिक प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। जो लेट चेंजेस है ये ज़ाहिर है बेटा कंपनसेशन है, एडाप्टेशन है, एक हद तक ही आपका हार्ट कर पाएगा। उसके बाद जो लेट चेंजेस होती हैं उसमें फिर पेशेंट को सिस्टोलिक डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हार्ट जो है काम कर करके अब थकने की तरफ जा रहा है। सो अब उसके जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की पावर है उसको एक स्टेनोसिस के अगेंस्ट प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था, इसलिए अब उसके अंदर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन शो होना शुरू हो जाएंगे और मायो ज़ाहिर है हार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा था लेकिन उसको ऑक्सीजन तो उतनी ही मिल रही थी। सो मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो सकता है, एबनॉर्मल वॉल मोशन हो सकती है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो सकता है। और ये सारी कुछ चीज़ें हैं पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन और माइट्रल रिगर्जिटेशन और इवन इट मे लीड टूवर्ड्स द हार्ट फेलियर। Clinical manifestation: many patients with aortic stenosis are asymptomatic. After symptoms develop, patients usually first have exertional dyspnea caused by leaflet ventricular failure. Other signs are dizziness and syncope because of reduced blood flow to the brain. Angina pectoris is a frequent symptom that results from the increased oxygen demand of the hypertrophied left ventricle, the decreased time in diastole for myocardial perfusion, and the decreased blood flow into the coronary arteries। ये वही है जो आपको मैंने अभी समझाया कि जब उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, फिलिंग के लिए बहुत ज़्यादा वो टाइम ले रहा है, ठीक है, और प्रेशर से उसको बहुत ज़्यादा काम करनी पड़ रही है, हाइपरट्रॉफी भी हो चुकी है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने के बावजूद उसे ऑक्सीजन तो उतनी ही मिल रही है जितनी पहले मिल रही थी। इसी वजह से पेशेंट को मायोकार्डियल परफ्यूजन उसकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है टुवर्ड्स द कोरोनरी आर्टरीज और पेशेंट को इस्कीमिया या अंजाइना हो सकता है। ब्लड प्रेशर कैन बी लो बट इज़ यूजुअली नॉर्मल। देयर मे बी अ लो पल्स प्रेशर बिकॉज ऑफ डिमिनिश ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड फ्लो ही डिमिनिश है तो उसकी वजह से पल्स प्रेशर लो हो सकता है। और ये आपको थोड़ा सा पिक्टोरल मैंने वो दिखाने की कोशिश की थी कि ये जो स्टेनोसिस मैंने आपको बताया है इंटरवेंशन में, ये कि सर्जिकली हम एओर्टिक वॉल को रिप्लेस करते हैं या फिर ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल, ये रिप्लेसमेंट ही इसका हमारे पास चॉइस होती है। अच्छा, असेसमेंट या डायग्नोस्टिक फाइंडिंग बेटे फिजिकल एग्जामिनेशन पर देखें तो एक लाउड और रफ सिस्टोलिक मर्मर हमें सुनाई देता है एओर्टिक एरिया के ऊपर। द मर्मर इज लो पिच, रफ and vibrating. If the examiner tests a hand over the base of the heart, a vibration may be felt. The vibration is caused by turbulent blood flow across the narrowed valve orifice. Evidence of left ventricular hypertrophy may be seen on a 12-lead ECG and echocardiogram. मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट एंडोकार्डाइटिस इज एसेंशियल फॉर एनीवन विद एओर्टिक स्टेनोसिस। आफ्टर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और डिसरिथमिया अकर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस इज सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ द एओर्टिक वाल्व। पेशेंट्स हु आर सिम्प्टोमेटिक एंड आर नॉट सर्जिकल कैंडिडेट में बेनिफिट फ्रॉम 1 or 2 balloon percutaneous valvuloplasty procedures। नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द नर्स टीचेज ऑल द पेशेंट विद valvular heart diseases about the diagnosis, progressive nature of valvular heart disease and the treatment plan। यानी ये ओवरऑल नर्सिंग मैनेजमेंट है फॉर any valvular disorder. The patient is taught to report any new symptom or change in the symptom to the healthcare provider. The nurse emphasizes the need for prophylactic antibiotic therapy before any invasive procedures such as dental work, genitourinary or gastrointestinal procedures that may introduce infectious agent to the patient's bloodstream. The patient is taught that the infectious agent, usually a bacterium, is able to adhere to the diseased heart valve more readily than to a normal valve. Once attached to the valve, the infectious agent multiplies, resulting in endocarditis and further damage to the valve. The patient's heart rate, blood pressure, respiratory rate are measured and compared with previous data for any changes. Heart and lung sounds are auscultated and peripheral pulses are palpated. The nurse assesses patients with valvular heart diseases for signs and symptoms of heart failure, fatigue, dyspnea with exertion, an increase in coughing, hemoptysis, multiple respiratory infections, orthopnea, or paroxysmal nocturnal dyspnea.
The nurse assesses for dysrhythmias by palpating the patient's pulse for strength and rhythm, such as regular or irregular, and asks if the patient has experienced palpitations or felt forceful heartbeats. The nurse also assesses for dizziness, syncope, increased weakness, or angina pectoris. The nurse collaborates with the patient to develop a medication schedule and teaches about the name, dosage, उनका थोड़ा बहुत एक्शन उन्हें बता सकती हैं, साइड इफेक्ट्स और any drug food interactions of the prescribed medications for heart failure, dysrhythmia, angina pectoris, or other symptoms. The nurse teaches the patient to weigh daily and report the gain of 2 pounds in one day or 5 pounds in a week to the healthcare provider. The nurse may assist the patient with planning activity and rest period to achieve a lifestyle acceptable to the patient. If the patient to have a surgical valve replacement or valvuloplasty, the nurse teaches the patient about the procedure and anticipated recovery. To minimize symptoms, the nurse teaches the patient to avoid caffeine and alcohol. The nurse encourages the patient to read product labels, particularly in over-the-counter products such as a cough medicine, because these products may contain alcohol, caffeine, ephedrine, epinephrine, which may produce dysrhythmia and other symptoms. दिस इज द रेफरेंस. कोई क्वेश्चन है वल्वुलर डिसऑर्डर से रिलेटेड तो पूछ ले. मीनवाइल मैं सेकंड लेक्चर अपलोड करती हूँ. अच्छा, सेकंड ईयर आपके कुछ किसी ने कम्युनिकेट किया है आपके साथ, कोई क्लिनिकल ड्यूटीज़ आपकी स्टार्ट हो रही हैं, ऐसा कोई मैसेज किसी ने आपको कम्युनिकेट किया है तो मुझे बताइए प्लीज़. नेक्स्ट मंथ में आपकी थ्योरी क्लासेस ही होंगी या आप क्लिनिकल्स पे जाएंगे, कोई ऐसा मैसेज आपको मिला है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए. किसी के नॉलेज में कोई ऐसी बात है तो बेटा मेरे साथ शेयर कीजिए. ओके, कार्डियोवास्कुलर नर्सिंग का जो एक और हमारा टॉपिक था, डिस्रिथमियास को हमने डिस्कस करना था. ओके ठीक है, मैं कुन्निसा, हमने डिस्रिथमियास को डिस्कस करना था. बहुत सारे इसके बारे में पहले से आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत लंबी पीपीटी है, बहुत लंबा जो है. अच्छा, सुनने में आया है, नफीसा ने कहा है, निम्रा ने कहा मैम क्लिनिकल है फर्स्ट से. अच्छा
ठीक है, चलें। ओके, डिस्ट्रिथमिया काफ़ी लंबी पीपीटी है। पहले मैं इसको ब्रेक डाउन करने लगी थी, देन आई डिसाइडेड कि मैं तमाम डिस्ट्रिथमिया जो है वो एक ही जगह रख दूँ। इसको पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है बेटा कि इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिथमियाज है, टाइप ऑफ डिस्ट्रिथमियाज है जो मैं आपके साथ जो है यहाँ डिस्कस करूँगी। सब कुछ आपकी बुक में से ही है, कोई कहीं से कोई और चीज़ उठा के नहीं ली है। सो ये चीज़ें इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिथमियाज हैं, आपको ज़रूर पढ़ने हैं, लेकिन इसमें भी टी वी एफ इस तरह की जो चीज़ें होंगी, एट्रियल फिब्रिलेशन है और सिंपल साइनस, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं वो आप गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे क्योंकि ये सारी ही चीज़ें ज़ाहिर है आपको पढ़ानी होती हैं। सो टाइप ऑफ डिस्ट्रिथमियाज पहले देख लें। ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है? वी विल रिव्यू द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, review the electrical activity of the conduction system in ECG tracing, then define the normal sinus rhythm and explain different types of dysrhythmias, discuss the various सॉरी अच्छा इसको मुझे एडिट करना था, मैं भूल गई। आपके जो हार्ट ब्लॉक्स है वो हम इस पीपीटी में कवर नहीं करेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी पीपीटी हो गई थी, मैंने अलग से प्रेजेंटेशन बनाई है हार्ट ब्लॉक के लिए। और हम जो कार्डियक कंडक्शन और रिदम में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी पेशेंट की, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके लिए बड़ी, ओहो मुझे यही चीज़ बिल्कुल नापसंद है वेबिनार जैम की। मैंने आपके लिए ये बड़े मज़े की जो है ना गिफ्ट फोटोज़ डाली थी इसके अंदर, जिसमें आपको पूरी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो आपको शो हो रही थी, इसमें नज़र आ रही थी, बट यहाँ तो कोई भी एनिमेशन शो नहीं हो रही वेबिनार जैम पे। चलें ठीक है। ओके, ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का, जो ऑलरेडी आप तमाम स्टूडेंट जो है वो पढ़ चुके हैं। आप सबको पता है जो आपका प्राइमरी पेस मेकर है, हमारा जो हार्ट का प्राइमरी पेस मेकर है जिसका काम इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करना है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, वो आपका एसए नोड है। एसए नोड पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब जनरेट होती है तो वो जो है आपके राइट एट्रियम को जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन का बाइस बनती है, और साथ ही ये जो वेव है टूवर्ड्स द एवी नोड में मूव करती है और टूवर्ड्स द जो सेकंड आपकी साइड है ऑफ दी हार्ट, सेकंड एट्रियम जो है उस तरफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करती है। और फिर वो ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई होती है वो एवी नोड को एक्टिवेट करती है। एवी नोड फिर एक आपको पता है दिस इज योर सेकेंडरी पेस मेकर। अगर कभी ऐसे नोड जो है वो किसी भी वजह से ब्रेडिकार्डिक हो जाए या फिर अगर इस पर कोई फॉल्ट आ जाए तो फिर आपका एवी नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाल लेता है। ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर बड़ा ये एक निज़ाम रखा है। एवी नोड से आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ट्रैवल करती है टूवर्ड्स द वेंट्रिकल, यानी राइट और लेफ्ट साइड पे जो परकिंजी फाइबर्स हैं वो बेसिकली आपकी पूरी, अब मैं यहाँ पे पूरे डिटेल में कंडक्शन सिस्टम नहीं पढ़ाऊंगी, नेट में फिजियोलॉजी आप लोग ऑलरेडी बड़ी डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी आप लोग बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप थोड़ा सा इसकी जो डिटेल है पूरी उसे आप जो है रिव्यू कर लें। सो एसए नोड एवी नोड का आपको पता लग गया, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है, यहीं से पल्स जो जनरेट होती है वो टुवर्ड्स द वेंट्रिकल मूव करती है और राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है यानी वेंट्रिकल जो है परकिंजी फाइबर्स तक जाके ये सारा, इसको हम बंडल ऑफ हिज कहते हैं। और फिर जो राइट एंड लेफ्ट साइड पे जाता है उसके बाद और बारीक बारीक सी इसमें से बिल्कुल नर्व्स जो निकलती हैं उनको हम नर्व्स की तरह उन्हें परकिंजी फाइबर्स कहते हैं। वो आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन का बाइस बनती है, वहाँ तक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है उसे मूव करवाती है। ये सेकंड पिक्चर है, इसमें भी ऐसा ही था। जो यहाँ मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए ये एनिमेटेड हर चीज़ के सारी पिक्चर्स हैं जो इसमें अपलोड की थी। चलिए बहरहाल कुछ किया नहीं जा सकता, ये आपको इसमें सारा नज़र आ रहा है, ठीक है। येलो कलर की जो ये है ऐसे नोट से एवी नोट राइट साइड लेफ्ट साइड अभी हाथ को कवर कर रहा है। उसके बाद फिर ये जो है बंडल ऑफ हेयर वो फिर राइट और लेफ्ट साइड पे जाके पोटेंशियल फाइबर्स में डिवाइड होकर पूरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन वो अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है उसे वो जनरेट कर रहा है। कंडक्शन सिस्टम को अगर हम इसी के ऊपर देखें तो आप सबको पता है एक जो ईसीजी होती है उसकी इंटरप्रिटेशन अगर हम थोड़ी सी देख लें तो उसमें आपको पी वेव जनरेट होती है, क्यू वेव है, पी है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है और टी वेव होती है। जो इम्पोर्टेंट बातें याद रखने वाली हैं, और इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बता दिया हर चीज़ मैंने आपकी बुक में से ली है। तो ये जैसे बुनियाद स्पेशली आप तमाम स्टूडेंट ने ज़रूर बुक से एक मरतबा इनको डिटेल में रिव्यू करना है, पढ़ना है। पी वेव जनरेशन होती है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ग्रीन वाली आपको नज़र आ रही है ये आपकी पी वेव है। उसके बाद ये जो येलो है क्यू और ये रेड वाली
जो है जब वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोल में होते हैं और फिर उसके बाद वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है और फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। ओके, मैं थोड़ा और ऊंचा बोलती हूँ बेटा। चलें, वेव फॉर्म ये मैंने आपको अभी बताया, वही चीज़ें हैं। पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त पी वेव जनरेट होती है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के वक्त होती है, यानी जब जाहिर है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस टाइम तो जो कोई बात नहीं सारा, निम्रा मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पहले ये बताइए कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है, पहले ये बताएं, फिर हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले तलहा को प्रॉब्लम हो रहा था, सारा, निम्रा, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, जिन्हें अब पहले ये बताएं कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है, फिर हम पढ़ते हैं आगे। परेशान ना हुआ करें। आपको नहीं समझ आ रही, हम आपको बार बार पढ़ाएंगे, आपके लिए तो बैठे हुए हैं यहाँ। मैं को निशा ने कहा है जी अब आ रही है आवाज़, सारा मोरिस कह रही है दीदी आवाज़ नहीं आ रही। ओके ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है मेरी। हम दोबारा से इसे पढ़ लेते हैं। मैं आपको ये बता रही थी कि सबसे पहले मैंने आपको जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है उसकी जो इनेटमी एंड फिजियोलॉजी है उसके साथ मैंने स्टार्ट किया था। चलिए थोड़ा सा आपसे भी पूछ लेते हैं। जो कंडक्शन सिस्टम है आप तमाम स्टूडेंट बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी कुछ पहले इनेटमी बता दें। ये जो एस ए नोड एवी नोड है, किसी को कुछ याद है तो ज़रा बताइए जल्दी जल्दी से, क्या याद है आपको एनेटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बता दें पहले मुझे क्या क्या चीज़ें कंडक्शन ऑफ द हार्ट में जो है वो शामिल है, बताइए मुझे। जी, किसी स्टूडेंट को एनाटॉमी फिजियोलॉजी याद नहीं है कंडक्शन सिस्टम की? एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ब्रांचेस, परकेंजी फाइबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। और नेक्स्ट पिक्चर में क्लियर करके आपको बताते हैं। ये आपका एसए नोड है, सबसे ऊपर टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है, आप सबको पता है ये आपका प्राइमरी पेसमेकर है, जिसका काम होता है जो कंडक्शन सिस्टम बेसिकली है उसको इनिशिएट करवाना, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जनरेट करना। यहाँ से जनरेट होने के बाद जो है वो जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है उसकी तरफ, और ज़ाहिर है राइट साइड पे ऐसे नोड जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ भी मूव करता है बेटे, और जो लोअर पार्ट है यानी जहाँ एवी नोड है उसकी तरफ भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था ऐसे नोड से ये यहाँ मूव करता है। ठीक है। फिर एवी नोड के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी है कि अगर किसी वजह से ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट ना कर सके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट ना कर सके, तो एवी नोड जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है। सो इसके बाद आपका एसए नोड आ गया, आपका एवी नोड आ गया, उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, या जिसको बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। ये जो दरमियान में होता है ना बेटा, जो एट्रिया और तकरीबन तकरीबन एट्रिया और वेंट्रिकल के
दोनों के दरमियान में आ रहा होता है, इसको हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। उसके बाद राइट और लेफ्ट साइड पे जो मूव कर रहा होता है उन्हें हम बंडल ब्रांचेस कहते हैं, यानी वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है, इन्हें हम बंडल ब्रांचेस कहते हैं, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल बंडल ब्रांच। और फिर उससे जो छोटी छोटी सी ये शाखें आपको नजर आ रही हैं, इन्हें हम परकिंजी फाइबर्स कहते हैं। तो ये पूरा पाथवे है जिसके थ्रू एसए नोड से जब जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो ये इस पूरे पाथवे को फॉलो करते हुए मूव करता है और आपका जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को जो है पॉसिबल बनाता है। ये इसमें आपको मैंने एनाटॉमी भी जो शॉर्टली डिस्कस कर दी और फिजियोलॉजी भी डिस्कस कर दी। यहाँ तक आपको समझ आ गया तो मैं आगे मूव करती हूँ। तो स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिए थे, निम्रा ने आंसर दिया था, ठीक है। सारा ने बताया कि एस से आपका प्राइमरी पेस मेकर है, ठीक है सारा। मैकुनिसा ने कहा कंडक्शन सिस्टम हार्ट पॉजेज ऑटो रिदमिसिटी मीन टू जनरेट इम्पल्सेस विदाउट एनी नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल। एग्जैक्टली मैकुनिसा, यू आर राइट। यही बात मैंने अभी बताई थी कि ये अल्लाह ताला ने हार्ट के अंदर एबिलिटी रखी है कि वो अपना लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल खुद से जनरेट करता है। ठीक है, और किसने आंसर किया था? ठीक है सारा, बिल्कुल ये हार्ट बीट को आपकी मेंटेन करता है। ओके, सारा मॉरिस ने भी बताया कि इनको हम बंडल ऑफ हिस, जी हाँ बिल्कुल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल तो बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। फिर वो राइट और लेफ्ट साइड में जब चला जाता है तो हम उसको बंडल ब्रांचेस का नाम देते हैं, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। और फिर फर्दर उसको डिवाइड करें तो अपर किंजी फाइबर्स आ जाते हैं। महको ने भी आंसर दिया है कि इन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एस ए नोड एज प्राइमरी पेस मेकर, एवी नोड एज अ सेकेंडरी पेस मेकर, और फिर एंड पे जो है आपके परकिंजी फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है बेटे सबको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? यही इस पिक्चर में भी मैंने आपको जो है वो शो किया हुआ है। ठीक है जी, चलें। फिर मैं आपको बता रही थी ईसीजी की नहीं स्टूडेंट को समझ आई थी, वो आपको बता रही थी कि पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी वेव होती है बेटे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव होती है, ये आपकी नॉर्मल ईसीजी है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा ईसीजी की जो इंटरप्रिटेशंस हैं यहाँ पर बिल्कुल भी आपको मैं जाहिर है डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन ना आप इस वक्त सीख सकते हैं, ना मैं आपसे कहूँगी कि आप सीखें। ये जब आप इंशाल्लाह थर्ड ईयर में सीसीयू पढ़ेंगे या आगे जिस तरह से आप क्रिटिकल केयर में काम करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मोर डिटेल आप इन चीज़ों की पढ़ेंगे और सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको एटलीस्ट जो एक ईसीजी है, यानी ईसीजी बेसिकली होती क्या है, आपकी जो कार्डियक की एक्टिविटी है, रिदम है, उसको शो कर रही होती है। और उसमें क्या-क्या मेन नॉर्मल अगर ईसीजी देखें उसमें कौन-कौन सी वेव्स नॉर्मली प्रेज़ेंट होती है वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो वो मैंने आपको यहाँ कलर डिफरेंट हाइलाइट करके बताने की कोशिश की है कि एटलीस्ट आप अगर ईसीजी की एक स्ट्रिप देखें तो आपको इतना पता हो कि पी वेव कौन सी है, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें 3 वेव शामिल होती हैं, क्यू है, आर है और एस है जिसे हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद बेटे टी वेव होती है, ये नॉर्मल ईसीजी है। बाकी ये पी आर इंटरवल एस टी सेगमेंट है, ज़ाहिर है इसका हार्ट में बड़ा ताल्लुक है, एस टी सेगमेंट एलिवेशन होती है हार्ट फेलियर में, तो आपको समझ आ रहा है कि एस टी सेगमेंट कौन सा पोर्शन है। आप ईसीजी की स्ट्रिप देखेंगे तो आपको अगर नॉर्मल पता होगा एस टी सेगमेंट का पोर्शन कौन सा, तभी तो आप उस जगह पे एलिवेशन या डिप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकोगे, उसके अलावा नहीं कर सकोगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट में मैं आपको ये समझा रही थी कि जो वेव्स बनती किस तरह से है, जो पी है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और आपकी टी वेव है, ये बनती किस तरह से है। बेसिकली पी वेव बनती है ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन की जो फिजिकल डेफिनेशन है उसको हम फिलहाल डिटेल में नहीं जाते कि कौन से आयंस का इनफ्लक्स होता है, किसका आउटफ्लक्स होता है। जो यहाँ हार्ट से रिलेटेड पढ़ने वाली चीज़ है, एट्रियल डीपोलराइजेशन का क्या मतलब होता है बेटे, मतलब जब एट्रिया आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो पी वेव जनरेट हो रही है, पी वेव आपको ईसीजी में नजर आ रही है, तो वो किस चीज़ को शो कर रही है, आपके एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को। और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दिस इज रियली अंडरस्टूड कि जिस टाइम एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस टाइम आपके जो वेंट्रिकल्स है वो तो रिलैक्सिंग पोजीशन में है ना, वो तो बिल्कुल रिलैक्स हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो उनकी जो फीलिंग हो रही है। पी वेव आपकी एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम आपकी पी वेव बनती है। फिर जैसे ही आपका जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी एओर्टा में और पल्मोनरी वेन्स में जो है, सॉरी आर्टरी में जो है वो ब्लड जाता है, उस वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहते हैं जिसे हम, तो उस वक्त बेटे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स भी तो होना है ना दोबारा से फिलिंग के लिए। तो उस वक्त वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकुलर्स जब वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स करते हैं वो बेटा कहलाता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और उस वक्त आपकी टी वेव बनती है। फिलहाल आप यू वेव को छोड़ दें, आपके समझने की बात है पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव है। हमें समझ आ गया पी वेव कब बनती है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होती है, यानी आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद जब आपके वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करते हैं उस वक्त आपकी टी वेव जनरेट होती है। फिर से वही पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव, ये आपकी नॉर्मल ईसीजी होती है जो इस तरीके से जनरेट होती है। यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गया है। अब ये देखें, ये भी बड़े मज़े की पिक्चर मैंने आपके लिए निकाली थी। इसमें देखें पी वेव, ठीक है, फिर इस तरह से क्यू आर और ये नीचे वाली आपकी एस टी वेव, इन तीन वेव से ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है और फिर टी वेव है। फिर ये जो एस टी सेगमेंट आपको मैंने यहाँ हाईलाइट करके दिखाया है, ये हार्ट फेलियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहाँ फ्लैट नज़र आ रहा है एस टी सेगमेंट। इसकी अगर एलिवेशन हुई भी होगी तो इट मीन्स के जो आपका पेशेंट है उससे जो है मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ है या हार्ट फेलियर की तरफ आपका पेशेंट जा रहा है, उसमें आपका ये टी वेव एस टी सेगमेंट एलिवेशन आती है। ठीक है बेटे, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें नॉर्मल चीज़ों के बारे में पता हो तो हम अब नॉर्मलिटी की तरफ जाएंगे। नॉर्मल साइनस रिदम किसे कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मल साइनस रिदम अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट्स एट अ रेगुलर रेट एंड रिदम इन द साइनस नोड एंड ट्रेवल्स थ्रू द नॉर्मल कंडक्शन पाथवे। यानी सिंपली आपका जो ऐसे नोड है वहां से अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई है बट उसका रेट और रिदम सारी चीज़ें रेगुलर हैं, विद इन द नॉर्मल रेंज है, और फिर उसके बाद उसने स्मूथली अपना पूरा जो आपको मैंने ऐसे नोड से एवी नोड फिर बंडल ऑफ हेज राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और परकिंजी फाइबर का पाथवे समझाया, उस पूरे पाथवे से वो गुजर जाता है, नॉर्मली ट्रेवल कर जाता है। तो दैट इज योर नॉर्मल साइनस रिदम। फॉलोइंग आर द ईसीजी क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल साइनस रिदम। यानी अगर आप ईसीजी देखें एक ऐसे पेशेंट की जिसके अंदर आपको वेंट्रिकुलर और एट्रियल रेट देखें, ईसीजी मैंने आपको बताया कि उस पर आप ईसीजी पे हार्ट रेट मालूम कर सकते हैं ईसीजी से, और उसका रिदम देख सकते हैं यानी रेगुलर या इरेगुलर। जाहिर है आपको मैंने बता दिया पी वेव बन रही है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव। फिर एक तो ये रिदम में चीजें देखी जाती है, दूसरा ये कि ये जो एक आपका पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव बनी, उसके उस दो जो आपकी पी वेव्स हैं उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो चीजें आपको विजुअली भी आंखों से एकदम से देखेंगे तो ईसीजी की स्ट्रिप के ऊपर आपको रिदम नजर आ जाता है, रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्सिटी में इस वक्त मैं नहीं जा रही, मैं सिंपल सिंपल बातें आपको बता रही हूँ। सो वेंट्रिकल और एट्रियल का रेट देख लेते हैं। अगर 60 से 100 के दरमियान है एडल्ट्स के लिए तो, और प्लस जो वहाँ पे रिदम है वो भी आपके सामने रेगुलर शो हो रहा है, और क्यू आर एस की जो शेप और ड्यूरेशन है वो भी यूजुअली नॉर्मल है, बट मे बी रेगुलरली एबनॉर्मल, सम टाइम एबनॉर्मल भी हो सकती है, उसमें कोई इतना मसला नहीं है क्यू आर एस की शेप और ड्यूरेशन में। और पी वेव जो है वो नॉर्मल है और कंसिस्टेंट इन शेप है, ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द क्यू आर एस है। ठीक है, तो इन चीज़ों, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी नॉर्मल साइनस रिदम को शो कर रही हैं। यानी आपका हार्ट रेट है, रिदम है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किस तरह मौजूद है, पी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के इन फ्रंट मौजूद हैं। तो ये वो सारी चीज़ें, अगर ये चीज़ें आपको ईसीजी के ऊपर नज़र आ रही हैं, विद इन दिस नॉर्मल रेंज नज़र आ रही हैं, तो इसे हम नॉर्मल साइनस रिदम कहते हैं। ठीक है बेटा, पी आर इंटरवल जो होगा, जो मैंने आपको अभी बताया, पी और आर का जो इंटरवल है दैट इज कंसिस्टेंट इंटरवल बिटवीन 0.12 एंड 0.20 सेकंड्स। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी फिलहाल, इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आप सामने भी नहीं हैं, और दूसरा ये जो इंटरप्रिटेशन फ़िलहाल मैं नहीं चाहती कि आप इतना ज़्यादा आप इंशाल्लाह आपका भी नेक्स्ट जो अभी क्लिनिकल्स स्टार्ट होंगे तो आप उसमें ज़रूर कोशिश कीजिएगा, वेबसाइट पे जाएंगे आप ईसीजी की भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ना सही एटलीस्ट हार्ट रेट कैलकुलेट करना और रिदम को विजुअली थोड़ा सा देख लेना, ये चीज़ें आपने ज़रूर क्लिनिकल साइट पे कोशिश करनी है कि रिक्वेस्ट करनी है डॉक्टर्स को या जो भी आपके साथ सीनियर स्टाफ है उनको, और आपने वो सीखनी है। ठीक है, और पी और क्यू आर एस का जो रेशो होगा इट वुड बी 1:1। ठीक है, दिस इज नॉट 11, दिस इज 1:1। ठीक है बेटा, तो ये वो सारे सिनेरियोज हैं, ये सिचुएशंस है। अगर ईसीजी की स्ट्रिप पे आप इन सारी चीज़ों को देखें तो अच्छा मैं आपको ये बता देती हूँ, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल साइनस रिदम के अंदर आती हैं। ठीक है,
ये देखिए आपकी ये पी वेव जनरेट हो रही है और आर वेव जनरेट हो रही है, तो हम वहाँ पे बॉक्सेस कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल ईसीजी में। ये मैं आपको बताना जो चाह रही हूँ, जैसे ये देखें, ये पी आर इंटरवल ना, यानी आपकी जो ये पी वेव है, ठीक है, ये आपकी पी वेव है, ये आपकी क्यू आर एस, इन दोनों के दरमियान का इंटरवल, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना बेटा, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले बॉक्सेस से हम कैलकुलेट करते हैं। पी आर इंटरवल कंसिस्टेंट रहेगा बिटवीन 0.12 एंड 0.20 सेकेंड। और इसी तरह से पी और क्यू आर एस का रेशो, पी वेव आपकी और ये क्यू आर एस का जो कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों का रेशो इसी तरह से 1:1 होना चाहिए। पी वेव अगर एक बॉक्स में आ रही है तो क्यू आर एस का कॉम्प्लेक्स भी एक ही बॉक्स में आ रहा होगा। ये इस तरह का रेशो है। ये चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को फ़िलहाल सिर्फ पढ़ लीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़रूरी है वो मैं आपको इंशाल्लाह जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएंगे उस हिसाब से आपको मैं तैयारी करवा दूंगी। कॉलेज कब ओपन हो रहे हैं मारिया? फ़िलहाल मुझे नहीं पता बेटा, देखें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपके साथ भी शेयर करेंगे बिल्कुल। उसके बाद ये मैंने क्लासिफिकेशन लिख दी थी यहाँ पर। जंक्शनल आपको नॉर्मल साइनस रिदम बता दिया। फिर हम डिस्रिदमियास डिफरेंट टाइप के पढ़ेंगे। उसमें हम बेटे जंक्शनल डिस्रिदमिया पढ़ेंगे जिसमें प्री मिच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है, जंक्शनल रिदम है, एट्रीवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया। इसी तरह से वेंट्रिकुलर डिस्रिदमियास हैं, उसमें प्री मिच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, आइडियो वेंट्रिकुलर रिदम है, वेंट्रिकुलर एसिस्टली है। इसीलिए ये जो आपके सॉरी, ये मैंने 2 स्लाइड्स डाली थी। चलिए ठीक है, ओके। यहाँ से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक एक करके आपको तमाम चीज़ों के जो है मैं क्लासिफिकेशन जो है उनको डिटेल में पढ़ाऊँगी। ठीक है बेटा। इसमें एक स्लाइड शायद मुझसे डिलीट हो गई है, उससे मैं दोबारा देख लूँगी। चलिए अब तमाम स्टूडेंट जो है अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क हो गई है। जो स्टूडेंट एब्सेंट है अपना नाम सुन लें। अनीला, जावेद, अक्सा, लियाकत, आयशा, बिनिश सरवर, महनूर और नरजिस फातिमा, रमीन फातिमा, रिदा अहमद, रुकैया, सबा परवेज़, साफ़िया, सायरा, शबाना असगर, शहबाज, ज़ैबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, ज़ुनैरा नसीम, फ़िज़ा मुनीर और अक्सा तमसील। ठीक है बेटे, किसी की मिस कर दी है मैंने तो अपनी प्रेजेंट मार्क करवा दें, और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। चलिए इंशाल्लाह फिर से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। और ज़रा बुक्स खोलिएगा। और डिसविद का मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये चैप्टर आपने जो टॉपिक है, चैप्टर तो खैर नहीं, टॉपिक है, इसको आपने पढ़ना है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।